नमस्कार दोस्तों। श्योर 60 गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो आज जो आपका CGL मेंस 2025 के लिए जो आपका आज मॉक टेस्ट हुआ है, उसका जो मैथ्स का जो सॉल्यूशन है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इधर ये है कंबाइन रेस मॉक 101। ठीक है, ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू 3.5 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, ध्यान दें इधर। देखिए हमें कैलकुलेट करना है एक्स स्क्वेयर प्लस 3x+9 डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 25। इसे आप एक्स स्क्वेयर माइनस 5 का स्क्वेयर लिख सकते हैं। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर से ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। डिवाइड बाय इसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये ऊपर क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x-10, और नीचे क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं 27 को। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और प्लस ए बी। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। इसके बाद देन x-4 का होल स्क्वेयर और -1। x-4 का होल स्क्वेयर आप करेंगे तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 16 माइनस 8x, और -1 भी है, और डिवाइड बाय यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस 4। ये जो एक्स स्क्वेयर माइनस 4 है इसे आप क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 2 का स्क्वेयर लिख सकते हैं। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, देखिए x की वैल्यू गिवन थी, डायरेक्ट x की वैल्यू पुट करने के बजाय पहले हम इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर हम वैल्यू पुट कर लेंगे तो आ जाएगा आंसर इजीली। ठीक है, देखिए इधर यहां पर ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसे मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, एक्स स्क्र प्लस 3x+9। या इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये वाली टर्म तो हमारी कैंसिल ही हो गई है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद देखिए यहां पर क्या है, 1/x-5 इंटू x+5। ठीक है, मल्टीप्लाई, इसे अगर आप सोल्व करते हैं तो आपको 10 के फैक्टर्स चाहिए जिनका डिफरेंस जो होगा वो क्या होना चाहिए, वो 3 होना चाहिए। क्लियर है। तो अगर हम 5 गुना 2 करते हैं तो 10 आएगा, और उनका जो डिफरेंस आएगा वो 3 आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर आएगी, x+5 इंटू x-2। ठीक है, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। डिवाइड बाय यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है x-3। इधर अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास वैल्यू है ये है एक्स स्क्र माइनस 8x और प्लस में 15। जब आप इसे फैक्टराइज करेंगे तो हमें 15 के ऐसे फैक्टर चाहिए जिन्हें अगर हम ऐड करते हैं तो 8 आए। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे पास फैक्टर्स आएंगे वो क्या आएंगे, 5 और 3 आ जाएंगे। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं x-5 एंड x-3, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। डिवाइड बाय यहाँ पर क्या है, x-2 एंड x+2। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू है। अब जब आप इसे सोल्व करेंगे तो देखिए x-5 से x-5 कैंसिल हो जाएगा, x-2 से x-2 कैंसिल, x+5 से x+5 कैंसिल, x-3 से x-3 जो है ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू बचेगी ये क्या बचेगी, ये वैल्यू आएगी 1/x+2। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू कितनी है 3.5, जब आप यहाँ पर रखोगे तो ये 5.5 हो जाएगा जो कि 55/10 और रेसिप्रोकल होकर 10/55 हो जाएगा, जिसे सोल्व करोगे तो 5 दूनी 10 और 5 से 11, तो 2/11 ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। तो यहां पर आप ये बिल्कुल ना करें कि x की वैल्यू गिवन है और इसमें पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, इस तरीके से नहीं करना है। पहले आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद ही x की वैल्यू रखेंगे तो आपका इजीली आंसर आ जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the maximum percentage discount that a merchant can offer on his mark price so that he ends up selling at no profit no loss if he initially mark his goods by 28%। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, मान लेते हैं किसी आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है, मान लेते हैं वो 100 रुपए है, इसने जो उसका मार्क प्राइस है वो पहले ही क्या किया, 28% बढ़ाकर रख लिया। ठीक है, तो जब इसे 28% बढ़ाया जाएगा तो ये 128 हो जाएगा। अब ये चाहता है कि उसका जो सेलिंग प्राइस आए वो इस तरीके से आए कि इस पर ना तो उसे प्रॉफिट हो और ना ही उसे लॉस हो।
अगर नो प्रॉफिट नो लॉस का कंडीशन है, इसका मतलब जितना सीपी होगा उतना ही एसपी भी होना चाहिए, यानी कि एसपी भी कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस। क्लियर है? तो अगर एमआरपी हमारा 128 है और सेलिंग प्राइस हमारा 100 है, तो डिस्काउंट कितना दिया गया, 28 का दिया गया। और डिस्काउंट हमेशा किस पर कैलकुलेट होता है, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर कैलकुलेट होता है। तो डिवाइड बाय एमआरपी और मल्टीप्लाई बाय 100 करते ही ये हमारा परसेंटेज में आ जाएगा कि कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया गया था। क्लियर है? तो इसे आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अब जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो एक तो यही तरीका है कि आप इसको इससे भाग कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा, या फिर आप यहाँ पर डिजिटल सम भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डिजिटल सम अप्लाई करें तो कैसे हो सकता है, सुनिए। देखिए यहाँ पर 8 और 1 9, ये तो हट गया, तो नीचे जो डिजिटल सम बचा वो क्या बचा, वो 2 बचा। आपको पता है कि अगर नीचे डिजिटल सम 2 है तो हम उसे हटाकर और ऊपर 5 गुना कर देते हैं। तो अगर हम इसे हटा दें और ऊपर 5 गुना कर दें तो क्या आएगा, देखिए यहां से जो डिजिटल सम है ये 5 है, इधर 8 और 2 10, 10 से कितना आएगा, 1 आएगा, इसका भी 1 है। तो 5 गुना 1 अगर हम करेंगे तो इसका जो डिजिटल सम है वो 5 आ जाएगा। अब हम चलेंगे ऑप्शन में, जिसका डिजिटल सम हमें 5 मिल गया वही हमारा आंसर है। क्लियर है? तो देखते हैं डिजिटल सम चेक करते हैं। अगर आप पहला ऑप्शन देखते हैं तो इसमें 7 और 2 9, ये हट गया, 5 और 4 9, ये हट गया, इसका जो डिजिटल सम है, इसका डिजिटल सम है 2। ठीक है, जबकि हमें 5 चाहिए, तो ये तो आंसर नहीं है। अगर हम इसे देखते हैं तो 5 और 2 7 और 2 9, 2 और 1 3, तो इसका डिजिटल सम जो है वो 3 है, जबकि हमें 5 चाहिए, ये भी आंसर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर अगर हम देखें तो 7 और 2 9, 5 और 5 10 और 3 13, 13 का डिजिटल सम 1 और 3 4 आएगा, जबकि हमें 5 चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 8 और 1 9, 7 और 2 9, यहाँ पर जो डिजिटल सम है वो 5 है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा डिजिटल सम से। ठीक है, बाकी सभी जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि उनसे जो डिजिटल सम आया वो 5 नहीं आया। क्लियर है? तो या तो आप इसे इस तरीके से कर सकते हैं डिजिटल सम की हेल्प से, या फिर आप इसको डिटेल में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर ये हमें सिंप्लीफाई करना है कि इसका अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा। देखिए अगर आप इसका ये जो पोर्शन है, अगर आप इसका ये पोर्शन देखें, फर्स्ट जो पोर्शन है इसका, तो इसमें अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ पर ऑड नंबर्स का सम है। ठीक है, और जो सम ऑफ ऑड नंबर्स होता है वो किसके बराबर होता है, वो एन स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, सम ऑफ ऑड नंबर्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो एन स्क्वायर के बराबर होता है। क्लियर है? यानी कि जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स है उसका स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो हमारे पास इसका सम आ जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो इसे अप्लाई करते हैं। देखिए ध्यान से, पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि टोटल यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं। ठीक है, देखिए अगर ये हमारे पास ऑड नंबर्स की सीरीज है और अगर हमें इसमें ये चेक करना है कि यहाँ पर टोटल जो है कितनी टर्म्स हैं, तो आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर 93 है लास्ट में, आप इसमें +1 करके हाफ कर दें तो आपको मिल जाएगी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, या फिर आप एपी सीरीज का जो फॉर्मूला है उससे भी निकाल सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन सेकंड माइनस फर्स्ट एंड +1। यहाँ पर लास्ट टर्म है 93, फर्स्ट टर्म है 1, सेकंड टर्म है 3 -1 और प्लस में 1, तो ये जो वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी 92/2 और +1 कितनी आ जाएगी 47 आ जाएगी। इस तरीके से भी आप नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर एक तरीका ये था कि आप ये जो 93 है इसी में +1 करके हाफ कर देते तो भी आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स आ जाती। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 47 है। अब ये जो रिजल्ट होता है ये किसके बराबर होता है, एन स्क्वायर के, तो इसका जो आंसर आएगा वो तो होगा 47 का स्क्वायर। इसके बाद अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो 3 एकम 3 में से 1 गया 2, तो ये आ जाएगा 2/3, फिर आ जाएगा 3/4, फिर आ जाएगा 4/5। इसी तरीके से लास्ट में हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2208 और बटे 2209। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल। क्लियर है? अब यहां से हमारे पास क्या बचा, देखिए ये 47 का स्क्वायर है और ये जो 2209 होता है ये भी 47 का स्क्वायर ही होता है, तो इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बच गया, सिर्फ 2 बचा, यानी कि √2 जो होगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो आप इसे इस तरीके से कर सकते हैं। सिर्फ आपको सिंप्लीफाई करना था और सिंप्लीफिकेशन का भी एग्जाम में एक क्वेश्चन तो कम से कम एक तो जरूर आ सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर यहां पर क्वेश्चन है, एक नाव है जो कि
डाउनस्ट्रीम में P से Q तक जाने में और फिर वापस Q से R तक आने में, R क्या है, P और Q का मिड पॉइंट है, वहां तक आने में टोटल 20 घंटे का समय लेती है। आपको बताना है कि अगर वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम यानी कि पानी का जो वेग है अगर वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है एंड द स्पीड ऑफ बॉट इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। तो आपको बताना है कि P और Q के बीच की दूरी क्या है। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि P से Q तक जाने, ये मान लेते हैं पॉइंट P है, ये मान लेते हैं पॉइंट Q है, और वापिस वापिस कहां तक आने, पॉइंट R तक आने। ठीक है, यहां से वापिस पॉइंट R तक आने। पॉइंट R जो है ये क्या है, ये मिड पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट R जो है ये पी क्यू का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो यहां तक आने में जो टोटल टाइम लगा है ये हमें गिवन है। क्लियर है? यानी कि यहां से यहां तक गए और फिर यहां से वापस यहां तक आए। ठीक है, इसका जो टाइम है ये हमें गिवन है। ठीक है, कैसे होगा देखिए इधर, देखिए स्पीड ऑफ बॉट इन स्टिल वाटर जो है ये हमें गिवन है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और स्पीड ऑफ वाटर जो है ये हमें गिवन है 6 किलोमीटर पर आवर। अगर आप यहां से कैलकुलेट करते हैं स्पीड ऑफ बॉट इन डाउनस्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ बॉट इन डाउनस्ट्रीम क्या होती है, अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो स्पीड ऑफ बॉट इन डाउनस्ट्रीम आ जाती है, ये हो जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। और अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो आ जाती है स्पीड ऑफ बॉट इन अपस्ट्रीम, तो ये कितना आ जाएगा 18 माइनस 6 यानी कि 12 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास आ जाएगी स्पीड डाउनस्ट्रीम और ये स्पीड अपस्ट्रीम। अब मान लेते हैं डिस्टेंस जो है 24 और 12 का एलसीएम मान लेते हैं, डिस्टेंस 24 किलोमीटर है। अगर ये डिस्टेंस इस स्पीड से कवर की जाएगी तो 1 घंटा लगेगा, और ये इससे कवर की जाएगी तो 2 घंटा लगेगा। तो हमने ये मान लिया कि P से और Q तक की जो डिस्टेंस है वो हमने 24 किलोमीटर मान ली। क्लियर है? अब P से Q तक जाने में 1 घंटा लगा, और जब वापिस आए Q से अगर P तक आते तो 2 घंटे लगते, लेकिन हम कहां तक आए हैं वापिस, हम सिर्फ R तक आए हैं जो कि मिड पॉइंट है। तो अगर वापिस आने में पूरी डिस्टेंस में अगर 2 घंटे लगते हैं तो आधी डिस्टेंस में 1 घंटा लगेगा। तो इसके बजाय हम जो वैल्यू यहाँ पर यूज करेंगे वो 1 घंटा यूज करेंगे। अब अगर हम टोटल टाइम चेक करें तो 1 घंटा तो ये और 1 घंटा ये, टोटल टाइम कितना आ गया, 2 घंटे आ गया। जबकि हमें जो टोटल टाइम गिवन है वो कितना गिवन है, 20 घंटे गिवन है, जो कि इसका 10 गुना है। तो ये जो आपको कैलकुलेट करनी है डिस्टेंस ये भी 10 गुना हो जाएगी, और ये हमारा आंसर आ जाएगा 240 किलोमीटर। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसका इजीली आंसर दे सकते हैं। ठीक है, या तो आप इसको इस तरीके से करें, ये इसका मेथड 1 हो गया अभी। ठीक है, एक और तरीके से अगर आप करना चाहें, ये जो ग्राफ वगैरह हमने बना दिया है, अगर आप इसको नहीं बनाना चाहते तो आप एक और तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे। सेकंड मेथड की अगर हम बात करें तो इसमें हम कहेंगे कि जो स्पीड है इधर मान लेते हैं डाउनस्ट्रीम की है, इधर अपस्ट्रीम की है। तो जो डाउनस्ट्रीम की स्पीड है वो कैसे आएगी, 18 और 6 को ऐड कर देंगे तो ये 24 आ गई, और जो अपस्ट्रीम की स्पीड है वो दोनों का डिफरेंस यानी कि 12 आ गई। यानी कि स्पीड की जो रेशियो है वो 2:1 है। यहां से अगर हम टाइम की रेशियो निकालें तो 1:2 आ जाएगी। क्लियर है? अब देखिए अपस्ट्रीम में वापस आते हुए पूरी डिस्टेंस कवर नहीं की गई थी, अगर पूरी डिस्टेंस कवर की जाती तो इतना टाइम लगता, लेकिन वापस वो सिर्फ R तक आया जो कि मिड पॉइंट है। तो आधी डिस्टेंस जो है वो कवर की गई है, तो उसमें आधा टाइम लगेगा। तो यहां पर जो टाइम है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका आधा यानी कि 1। क्लियर है? इस तरीके से अगर हम टोटल टाइम कैलकुलेट करते हैं तो 1 + 1 कितना आ गया, 2 आ गया। जबकि हमें कितना गिवन है, हमें गिवन है 20, तो इसको 20 बनाने के लिए क्या करेंगे, 10 गुना करेंगे। क्लियर है? तो यहां पर ये वैल्यू जो है ये भी 10 गुना हो जाएंगी, ये जो वैल्यू है ये भी 10 गुना हो जाएंगी। तो अगर मैं इसको 10 गुना करता हूं तो ये कितना आ जाएगा, ये 10 घंटे आ जाएगा। अब अगर 24 की स्पीड से 10 घंटे चलोगे तो डिस्टेंस कितनी आ गई भी, 24 गुना 10 यानी कि 240 किलोमीटर। क्लियर है? तो आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भी आगे देखिए। इसमें आपको बताना है A/B+C इज इक्वल टू B/C+A इज इक्वल टू C/A+B। ठीक है, और यहां पर आपको कैलकुलेट करना है कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। देखिए अगर मैं इसमें A, B और C तीनों को बराबर रख लेता हूं, ठीक है, तीनों को अगर हम बराबर रख लेते हैं A, B और C को, क्लियर है, तो क्या होगा, ये वाली जो स्टेटमेंट है, मान लीजिए हमने A, B और C हमने तीनों को बराबर रख लिया, तो उस केस में क्या होगा, ये जो लिखा हुआ है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा भी, ये हो जाएगा A/2A। इधर ये कितना हो जाएगा, ये भी A/2A आएगा।
और ये कितना हो जाएगा, ये भी a/2 आएगा। तो ये सारी वैल्यूज जो हैं ये बराबर आएंगी, और ये किसके बराबर आएंगी, 1/2 के बराबर आएंगी। क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसे इजीली सोल्व कर सकते हैं, या अगर आप इसे डिटेल में ही सोल्व करना चाहते हैं तो डिटेल में कैसे होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए इधर, अगर आप इसे डिटेल में सोल्व करते हैं तब कैसे होगा, उस केस में आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे ये हमें गिवन है a/b+c इज इक्वल टू b/c+a इज इक्वल टू c/a+b, और ये किसके बराबर है, इसको किसी कांस्टेंट k के इक्वल मान लेते हैं। क्लियर है। अब देखिए यहां से अगर मैं a कैलकुलेट करता हूं तो ये आएगा k इंटू b+c, अगर मैं यहां से b कैलकुलेट करता हूं तो ये आएगा k इंटू c+a, अगर मैं यहां से c कैलकुलेट करता हूं तो ये क्या आएगा, k इंटू a+b, अगर मैं इन सबको ऐड कर देता हूं तो यहां पर आएगा a+b+c इज इक्वल टू, यहाँ पर a जो है 2 बार है, b 2 बार है, c 2 बार है, तो इनको जब आप ऐड करोगे तो इसका ट्वाइस हो जाएगा, और साथ में k, तो ये हो जाएगा 2k इंटू a+b+c। ठीक है, इससे हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो k बराबर 1/2 आ जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू 1/2, यानी कि हर एक रेशो जो है ये किसके बराबर आ गई, 1/2 के बराबर आ गई। ये हमारा आंसर होगा, यानी कि ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू, नहीं ये तो नहीं होगा, ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1/2 ओनली। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर, इसमें हमें गिवन है अमित बीइंग ए डिसऑनेस्ट मर्चेंट सेल्स राइस एट एन 8.5% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस बट यूजेस 30 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 42 ग्राम, व्हाट इज अमित परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है। देखिए अगर आपको प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है तो इसके लिए आपको दो चीजों की जरूरत होती है, एक तो कॉस्ट प्राइस और एक सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अगर आपको पता हो कितने में खरीदा और कितने में बेचा तो वहां से आप प्रॉफिट या लॉस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए देखिए, पहले हमें गिवन है 8.5% के लॉस में बेचता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर 100 में खरीदा है तो 91.5 में बेचेगा। उसके बाद हमें क्या गिवन है, उसके बाद हमें गिवन है कि 42 ग्राम के स्थान पर ये 30 ग्राम जो है वो वेट यूज करता है। तो ये जो 42 ग्राम और ये जो 30 ग्राम है, इसमें से जो छोटी वैल्यू है 30 ग्राम उसे हम यहां पर लिखेंगे, और 42 ग्राम जो है इसे हम यहां पर लिखेंगे। क्योंकि देखिए प्रॉफिट या लॉस जो है उस केस में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, यहां पर हमें 30 ग्राम जो है ये हम कॉस्ट प्राइस की जगह पर रखेंगे, और 42 जो है ये हम सेलिंग प्राइस की जगह पर रखेंगे। क्लियर है। अब इसके बाद देखिए अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कैसे होगा, देखिए इधर यहां से अगर हम इसको डिवाइड करें तो 6 से ये 5 बार, 6 से ये 7 बार, 5 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये कितना आएगा, 5 एकम 5, कितना बच गया, 4 बच गया, 41 हो गया। ठीक है, 5 8 40, इधर 5 दिए 15। क्लियर है। यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई 100, और इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये 128.1 आ जाएगा। अब अगर मान लीजिए कॉस्ट प्राइस जो है अगर वो 100 है और जो सेलिंग प्राइस है वो 128.1 है, इसका मतलब यहां पर आपको प्रॉफिट हो चुका है कितने परसेंट का, 28.1% का प्रॉफिट हो चुका है। ये हमारा आंसर आ जाएगा अभी, 28.1% प्रॉफिट। क्लियर है। तो इसे आप इस तरीके से करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए इधर ध्यान से, हमें गिवन है कि जो साइन 18 है इसकी वैल्यू हमें गिवन है, और ये किसके बराबर है अभी, ये है √5 -1 और डिवाइड बाय 4। आपको cos 18 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखिए अगर आपको साइन थीटा पता है तो cos थीटा आप आसानी से बता सकते हैं। कैसे होगा, देखिए ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। अगर आप बेस कैलकुलेट करते हैं तो बेस क्या होगा, बेस होगा स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और माइनस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 16 माइनस, इधर a-b का होल स्क्वायर आप ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 5, इधर +1। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, फिर माइनस आएगा, वो बाहर माइनस की वजह से प्लस में 2√5 हो जाएगा। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी, 10 + 2√5 आ गई।
तो यहाँ से आपको परपेंडिकुलर भी पता है, बेस भी पता है, हाइपोटेन्यूज भी पता है। तो अब आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है cos 18। तो cos 18 कैसे होगा, देखिए cos आप जानते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और बेस हम कैलकुलेट कर चुके हैं स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 2√5, और हाइपोटेन्यूज कितना है 4। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ये एक तरीके से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, और आ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर from 2 points A and B at a distance of x meter and x plus 5 मीटर। देखिए ये मान लीजिए कोई टावर है और 2 पॉइंट है, एक तो है x मीटर की डिस्टेंस पर और दूसरा है x प्लस 5 मीटर की डिस्टेंस पर। इससे इसके टॉप के जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कॉम्प्लीमेंट्री है। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। ठीक है, इन्हें हिंदी में पूरक कोण बोलते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है, और इन्हें क्या बोलते हैं, समपूरक कोण बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों एंगल्स जो हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इसका मतलब इनका जो सम है वो 90 डिग्री है। तो अगर मैं इसे थीटा मान लेता हूं तो ये कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा आ जाएगा। अब हाइट जो है ये हमें गिवन है 6 मीटर, ये हमें हाइट गिवन है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी। देखिए ये ध्यान रखें कि जब भी इस तरह का आपको क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें किन्हीं 2 पॉइंट से इसके टॉप के जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो उस केस में ये जो हाइट होती है ये हाइट किसके बराबर होती है, ये जो डिस्टेंस आपको गिवन है यहां से लेकर और यहां तक की जो डिस्टेंस है ये, और यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट कर दें तो हाइट आ जाती है इस टावर की। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने इसका स्क्वायर रूट कर दिया। ठीक है, अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 36 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 5। अब यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। या तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लें, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप x की वैल्यू ऑप्शन में यहाँ पर पुट कर दें जिससे 36 आ गया, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो क्या वैल्यू पुट करें जिससे कि यहाँ पर 36 आ जाए। अगर आप 4 रखते हैं तो ये 4 हो जाएगा, ये 9, 4 गुना 9 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू जो है वो 4 रख सकते हैं, और ये हमने बाय ऑप्शन कर लिया अभी। क्लियर है, क्या किसी और वैल्यू पर 36 आ सकता था, वो एक बार चेक कर लेते हैं। अगर आप 5 रखेंगे यहाँ पर तो 5 गुना 10 हो जाएगा, नहीं आएगा। 9 रखोगे अगर तो 9 गुना 14 नहीं आएगा। 6 रखोगे 6 गुना 11 नहीं आएगा 36। क्लियर है, तो इस तरीके से आप इसे इजिली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप ये जो रिजल्ट है ये आप याद रखें। इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आता है, मान लीजिए ये आपको गिवन है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है x है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है y है, ये h है, और ये एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो h जो होता है वो रूट एक्स वाई के बराबर होता है हमेशा। क्लियर है, तो ये जो पॉइंट है ये आप यहां पर याद रखेंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ट्राइंगल्स ए बी एंड सी, ABC and DBC are right angled triangles with common hypotenuse BC। इन दोनों ट्रायंगल्स में जो हाइपोटेन्यूज है वो कॉमन है, BC जो है वो इनका हाइपोटेन्यूज है। BD एंड AC इंटरसेक्ट एट पॉइंट P व्हेन प्रोड्यूस्ड। BD और AC को जब आगे बढ़ाया जाता है तो वो बिंदु P पर काटती हैं। फिर हमें ये डाटा गिवन है और यहां से हमें बताना है कि जो BD की लेंथ है वो क्या होगी। ठीक है, तो देखिए इधर ध्यान से, पहले डायग्राम बनाते हैं एक बार, देखिए क्या होगा। ABC जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई ABC। इसमें BC जो है वो हाइपोटेन्यूज है, तो ABC इस तरीके से बना लेते हैं भी। ठीक है, इसके बाद DBC जो है, DBC भी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, DBC और BC जो है वो कॉमन हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो कैसे बनेगी, देखिए इधर, इसे हम इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है मान लीजिए DBC, यहां पर 90 डिग्री है और BC जो है वो हाइपोटेन्यूज है। क्लियर है, इसके बाद क्या गिवन है, BD एंड AC इंटरसेक्ट एट पॉइंट P व्हेन प्रोड्यूस्ड। BD एंड AC इंटरसेक्ट एट P व्हेन प्रोड्यूस्ड। जब इन दोनों को आगे बढ़ाया जाता है तो ये बिंदु P पर काटती हैं, तो बढ़ाते हैं इन्हें आगे।
अगर हम BD को आगे बढ़ाते हैं और अगर हम AC को आगे बढ़ाते हैं तो ये एक दूसरे को बिंदु P पर काटती हैं। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमें गिवन है P। इसके बाद जो डाटा हमें गिवन है वो देख लेते हैं भी। फिर हमें गिवन है कि जो PA है वो 8 है, यानी कि यहां से और यहां तक ये कितना है, ये 8 है। PC जो है ये 4 है, ठीक है। इसके बाद PD जो है ये 3.2 है, ये हमें गिवन है, क्लियर है। और BD यानी कि ये जो लेंथ है ये हमें कैलकुलेट करनी है, तो इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। ये लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है, तो कैसे होगा देखिए इधर सभी। ये जो 90 डिग्री होगा इसको आप इधर भी रख सकते हैं भी, ठीक है। अब देखिए ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल BAP, ये जो बड़ी ट्रायंगल है और ये जो छोटी ट्रायंगल है CDP, इनमें ये एंगल कॉमन है, इन दोनों ट्रायंगल्स में ये एंगल कॉमन है। इसके बाद ये 90 और ये भी 90, तो जो तीसरा एंगल होगा, तीसरा एंगल कौन सा होगा, इसमें ये होगा और इसमें ये होगा, तो ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि जो ट्रायंगल BAP है ये सिमिलर है किसके, ट्रायंगल, अगर BAP जो है ये किसके सिमिलर है, CDP के सिमिलर है, क्लियर है। अगर कोई भी दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होती हैं तो आप जानते हैं कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो सेम रेशियो में होती हैं। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो आप यहां से भी लिख सकते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, BA और CD ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, इधर से AP और DP ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, और इधर से BP और इधर से CP ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। या फिर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को हम एक और तरीके से बोल सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं सेम एंगल के सामने वाली साइड, सेम एंगल के अपोजिट जो साइड्स होती हैं वो होती हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स देखिए, अब हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो कहां से आ सकता है देखते हैं। ये जो बड़ी ट्रायंगल है इसमें 90 डिग्री के अपोजिट जो एंगल, 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है वो कौन सी है, वो है ये BP, यानी कि x प्लस 3.2 डिवाइड बाय, इसमें 90 के अपोजिट क्या है 4, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है। इसके बाद बड़ी ट्रायंगल में और हमें कौन सी वैल्यू पता है, हमें पता है इस एंगल के सामने 8 है, तो ये हम 8 लिख लेते हैं। ये सेम एंगल यहां पर ये है और इसके सामने यहां पर कितना है 3.2 है, तो हम इसे 3.2 लिख सकते हैं, क्लियर है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। जब आप इसे सोल्व करोगे तो यहाँ पर ये 32/10 ये ऊपर चला जाएगा, 8 चौक 32 ये कैंसिल, ये 10 आ गया, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 6.8, ये हमारा आंसर आ जाएगा 6.8 सेंटीमीटर। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था सिमिलैरिटी का, और इस तरीके से आप इसे इजीली कर सकते हैं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर ध्यान से। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। देखिए दो हमारे पास पॉइंट है, एक जो पॉइंट है वो है 2 और -3, दूसरा जो पॉइंट है वो है -4 और 6, और एक पॉइंट है जो इसे 1:2 में इंटरनली डिवाइड करता है। तो x और y के कोऑर्डिनेट्स हैं, और यही कोऑर्डिनेट्स जो हैं ये हमें कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आप जानते ही हैं बचपन से ही। अगर आप x कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या होता है, ये होता है mx2 प्लस nx1, क्लियर है। इसको हम अगर m/n माने तो mx2 प्लस nx1, तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो -4 + 4 डिवाइड बाय m + n यानी कि 1 + 2 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। x कोऑर्डिनेट जो है वो 0 आ चुका है, और x कोऑर्डिनेट 0 जो है वो एक ही ऑप्शन में है, तो y कोऑर्डिनेट को सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है, आपका आंसर आ चुका है, ये आपका आंसर होगा। क्योंकि x कोऑर्डिनेट जो है वो 0 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इस तरीके से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हम करेंगे my2 प्लस ny1, ठीक है। तो यहां से कितना आएगा, इसको आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, और अगर आप इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो -6 आएगा, और डिवाइड बाय 1 + 2, तो ये फिर से कितना आ गया 0। तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं इजिली, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर। द बेस ऑफ ए राइट एंगल्ड पिरामिड इज ए स्क्वायर, एक पिरामिड है जिसके बेस में स्क्वायर है, इसकी साइड हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, लेटरल सरफेस एरिया हमें गिवन है, और वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करनी है। देखिए साइड जो है, साइड को मैं ए से डिनोट कर लेता हूँ, ये हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है। जो लेटरल सरफेस एरिया होता है पिरामिड का, ये होता है 1/2 इंटू
पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू स्लांट हाइट, स्लांट हाइट को मैंने एल से डिनोट कर लिया। तो ये क्या होता है, ये लेटरल सरफेस एरिया होता है किसी पिरामिड का, और हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है। ठीक है, देखिए लेटरल सरफेस एरिया हमें 360 दे रखा है, तो 360 बराबर 1/2। पेरीमीटर क्या होगा, बेस में क्या है, बेस में स्क्वायर है, और स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती हैं, एक साइड 8 है तो चारों ही 8 है, यानी कि पेरीमीटर कितना आ गया 4a, यानी कि 32 इनटू स्लांट हाइट जो है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास स्लांट हाइट आ जाएगी। क्लियर है, सोल्व करते हैं इसे, देखते हैं कितना आएगा। देखिए इधर 2 से ये 16 बार, ठीक है, इसके बाद 8 से ये 2 बार, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, तो यहाँ से हमारे पास जो स्लांट हाइट है वो 45/2 आ गई। अब हमें जो कैलकुलेट करना है, हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है, और ये होती है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये होती है। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करें तो 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस, बेस में क्या है, बेस में स्क्वायर है, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, साइड 8 है तो 8 का स्क्वायर यानी कि 64 गुना में हाइट। अब हाइट जो है वो हमें गिवन नहीं है, वो हमें कैलकुलेट करनी होगी। हाइट कैसे आएगी वो सुनिए। देखिए ये हमारे पास पिरामिड है, मान लीजिए स्क्वायर बेस, इसमें मैंने इसका बेस बना लिया, ये है, ये इसका मैंने कोई एक फेस बना लिया। ठीक है, यहाँ पर ये सेंटर से यहाँ तक भी ये टोटल जो है ये कितना है, ये 8 है, तो ये 4 होगा। क्लियर है, और यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये क्या होगा, ये इसकी स्लांट हाइट होगी, यानी कि 45/2 होगा। क्लियर है, किसी भी पिरामिड में उसके फेस की जो हाइट होती है वही पिरामिड की स्लांट हाइट होती है। क्लियर है, अब अगर हम यहाँ से हाइट कैलकुलेट करें तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी किस ट्राइंगल पर, थोड़ा सा ध्यान से देखें, इमेजिन करें थोड़ा। यहाँ पर ये है मान लीजिए हाइट ऑफ पिरामिड। क्लियर है, ये है मान लीजिए हाइट ऑफ पिरामिड, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और यहां से लेकर और यहां तक ये क्या हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक ये बेस हो जाएगा। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज कैसे होगा, जब आप इस ट्राइंगल को, इस फेस को ऐसे फोल्ड करोगे तो ये जो स्लंट हाइट है ये यहां से इस पॉइंट से और यहां तक जाएगी। क्लियर है, यहां से और यहां तक जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। क्लियर है, तो अगर हम यहां पर पाइथागोरस लगा दें तो यहां से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं हाइट। ठीक है, तो हाइट कैसे आएगी, देखिए इधर सभी ध्यान से, हाइट जो होगी ये होगी 45/2 का स्क्वायर, यानी कि 2025/4 माइनस में इसका स्क्वायर यानी कि 16, और फिर स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा √1961 और डिवाइड बाय 2, तो ये हमारे पास हाइट आ चुकी है। ये अगर हम यहाँ पर पुट कर दें तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1961 और डिवाइड बाय 2, तो 2 से ये कितनी बार जाएगा, 32 बार, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 32√1961 एंड डिवाइड बाय 3। क्लियर है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम इसकी वॉल्यूम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। पार्टी में हर व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाता है। यदि पार्टी में कुल 210 हाथ मिले तो पार्टी में जो लोग मौजूद थे उनकी संख्या ज्ञात करें। इफ देयर वाज ए टोटल ऑफ 210 हैंडशेक्स इन द पार्टी देन फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन्स हु वर प्रेजेंट इन द पार्टी। देखिए हैंडशेक्स कब होंगे, जब दो आदमी जो हैं आपस में हाथ मिलाएंगे, तो इधर से एक आदमी ने हाथ दिया, दूसरे ने हाथ दिया, ठीक है, जब ये हैंडशेक हुआ तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक हैंडशेक। क्लियर है, जब दोनों आदमी हाथ मिलाएंगे तो उसको हम एक हैंडशेक बोलेंगे। क्लियर है, यानी कि मान लीजिए 10 आदमी हैं, हमें बताना है भी कितने हैंडशेक्स होंगे, तो 10 में से कोई भी 2 चाहिए एक हैंडशेक के लिए, तो 10 में से कोई भी 2 सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो यहां पर मान लेते हैं नंबर ऑफ पर्सन जो है वो n है, तो उन n में से हमें कोई भी 2 सेलेक्ट करने हैं एक हैंडशेक के लिए, तो हम कहेंगे NC2 इतने हैंडशेक्स होंगे, और ये हमें गिवन है 210 के बराबर। NC2 क्या होता है भी, ये आप सभी जानते हैं, n × n-1/2 के बराबर होता है। ये आ गया हमारा 210। n × n-1 जो है ये 420 के बराबर आ गया, यानी कि या तो आप इसे सोल्व करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसे सिंप्लीफाई करें, या फिर आपको क्या करना है, आपको चाहिए 2 ऐसे नंबर जिनमें 1 का गैप हो और उन्हें अगर मल्टीप्लाई करें तो 420 आ जाए।
तो ऑप्शन में से अगर आप वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर क्या रखोगे भी, 21 रख दो, क्योंकि ये 21 हो जाएगा, ये 20 होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 420 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 21। क्लियर है? इस तरीके से आप इसे डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितने आदमी थे? 21 आदमी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर, द odds in favor of a person A to clear the interview is 7/9. Odds in favor of a person A to clear the interview is 7/9. ठीक है, देखिए ऑड्स क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए, थोड़ा सा एक बार इसको समझते हैं, ऑड्स क्या होते हैं। मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स मान लेते हैं ये हमारे पास हैं m+n। इनमें से मान लेते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टू एन इवेंट ए इज, मान लेते हैं m है, एंड नंबर ऑफ नॉन फेवरेबल आउटकम्स जो हैं, नॉन फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, ये जो है नंबर ऑफ नॉन फेवरेबल आउटकम्स, ये मान लेते हैं n है। क्लियर? तो अगर हम यहां से कैलकुलेट करते हैं ओड्स इन फेवर ऑफ ए, तो वो क्या होंगे? ऑड्स इन फेवर ऑफ ए, ये क्या होंगे? देखिए ऑड्स बेसिकली होता क्या है, ऑड्स जो होती है वो एक रेशो होती है, और ये किसकी रेशो होती है? अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं ऑड्स इन फेवर ऑफ ए, तो आपको क्या करना होगा, जो ए के फेवर में जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, ए के फेवर में जो पॉसिबल आउटकम्स हैं कितनी है? एन, एम सॉरी, ठीक है, ये क्या है? फेवरेबल आउटकम्स। इसको हमें डिवाइड करना होगा किससे? नॉन फेवरेबल आउटकम से। ठीक है, तो यहां पर जो फेवरेबल आउटकम्स हैं उसको हमें डिवाइड करना होगा नॉन फेवरेबल आउटकम्स से। क्लियर है? फेवरेबल आउटकम्स m है और नॉन फेवरेबल आउटकम्स क्या है? वो है n। ठीक है, तो ये है ऑड्स इन फेवर ऑफ a। अगर आपको कैलकुलेट करना है ऑड्स अगेंस्ट a, ठीक है, तो उस केस में जो नॉन फेवरेबल आउटकम्स हैं वो आपकी ऊपर आ जाएंगे भी, नॉन फेवरेबल आउटकम्स, और जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो आपकी नीचे आ जाएंगी। ठीक है, तो ये होता है ऑड्स अगेंस्ट ए। क्लियर है? ये हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली ऑड्स क्या होता है? ये रेशो होती है। क्लियर है? अगर आप कैलकुलेट करते हैं ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट ए, तो वो क्या होंगी? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय नॉन फेवरेबल आउटकम्स। अगर आप कैलकुलेट करते हैं ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट ए, तो वो क्या होंगी? नॉन फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय फेवरेबल आउटकम्स। क्लियर है? ये होते हैं ऑड्स। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसे प्रोबेबिलिटी की टर्म में लिखें, ठीक है, प्रोबेबिलिटी की टर्म में अगर हम लिखते हैं तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये है ऑड्स जो है इन फेवर ऑफ ए। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारे पास है m/n। क्लियर? अगर मैं इसे डिवाइड कर देता हूं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम से, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है? m+n है। ठीक है, इसे मैं डिवाइड कर देता हूं m+n से। ठीक है, लिख सकते हैं इस तरीके से। अब ये जो मेरे पास वैल्यू लिखी हुई है, ये वैल्यू क्या है? ये क्या है? ये है हमारे पास प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इस इवेंट के अक्कर होने की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, यही होती है। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है ए की। और ये क्या है? ये नॉन फेवरेबल है और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं, तो ये क्या है? ये है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? ए के ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ये है। ठीक है, तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए,
अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। थोड़ा सा मैंने आपको ऑड्स के बारे में, प्रोबेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया है, ठीक है। ज्यादा डिटेल में ना करते हुए हम क्वेश्चन पर वापस आते हैं। देखिए इधर यहां पर हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है ऑड्स इन फेवर ऑफ ए के फेवर में जो ऑड्स हैं, ऑड्स इन फेवर ऑफ ए, ठीक है, ये क्या है 7/9। इसका मतलब क्या है, ऑड्स इन फेवर ऑफ ए का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ए के फेवर में जो आउटकम्स हैं वो 7 है और जो नॉन फेवरेबल आउटकम्स हैं वो 9 है, इसका ये मतलब है। क्लियर है। इसके बाद अगर आपको यहां से प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, मान लीजिए, ठीक है, अगर आप यहां से इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी इन फेवर ऑफ ए, ठीक है, तो ये किसके बराबर आएगी, इसके लिए आपको क्या करना होगा, फेवरेबल आउटकम्स कितनी है 7 है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है 9 और 7 16, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई। प्रोबेबिलिटी आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो मैंने ओ लिखा है ये ओड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो पी लिखा है ये प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद अब जो नेक्स्ट है वो हमें क्या गिवन है, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया ऑड्स इन फेवर ऑफ ए, ठीक है, ऐसे ही प्रोबेबिलिटी इन फेवर ऑफ ए ये हमने कैलकुलेट किया। अगर हम अगेंस्ट देखते, ऑड्स अगेंस्ट ए, ठीक है, तो क्या आते, तो ये जो वैल्यू है ये ऊपर आती भी, ठीक है, और बटे 7 ये हो जाता। यहां से अगर आप प्रोबेबिलिटी अगेंस्ट ए की कैलकुलेट करते तो ये वैल्यू क्या आती 9/16 आ जाती। ये हमने ए के लिए डाटा लिखा। अगर हम ऐसे ही बी के लिए कैलकुलेट करें तो ऑड्स इन फेवर ऑफ बी, देखिए डायरेक्ट किया जा सकता है लेकिन थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए ढंग से, ठीक है, क्योंकि आगे भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। डायरेक्ट इसको सोल्व कर दिया वो रटने वाली बात हो जाएगी, समझिए है क्या। देखिए इधर ऑड्स इन फेवर ऑफ बी या ऑड्स हमें किसके गिवन है, अगेंस्ट गिवन है, ऑड्स अगेंस्ट बी ये हमें क्या गिवन है, ये हमें गिवन है 5/7। तो अगर हम यहां से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें अगेंस्ट बी तो ये क्या आएगी 5/12 आ जाएगी। ऐसे ही अगर हम ऑड्स इन फेवर ऑफ बी कैलकुलेट करें तो ये क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 7/5 आ जाएगा। और यहां से अगर हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें, देखिए ऑड्स अगेंस्ट और ऑड्स फेवर में क्या होना है, बस रेसिप्रोकल हो जाना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी अगर आप कैलकुलेट करते हैं फेवर में, बी के फेवर में प्रोबेबिलिटी तो क्या आएगी 7/7 और 5 12। तो ये हमने प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट कर ली है इधर। कल को आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑड्स दे रखे हैं प्रोबेबिलिटी बताइए, या प्रोबेबिलिटी दे रखी है ऑड्स बताइए, ठीक है, तो वो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको इसमें क्या कैलकुलेट करना है, सुनिए, आपको बताना है व्हाट इज ऑड in favor that either of the persons is cleared or both cleared the interview, ठीक है। आपको बताना है odds in favor of A और B, ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन क्या है मैं इधर लिख देता हूं, क्वेश्चन है odds in favor of A और B, ये आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर है। इसको कैलकुलेट करने से पहले हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी होगी A यूनियन B की। प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी ए और बी की, अगर हम 1 में से, टोटल 1 होती है, 1 में से अगर हम ए एंड बी को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ए और बी जो है वो आ जाएंगी। क्लियर है। तो देखिए यहां से हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर हम यहां पर देखिए हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, पहले हम यहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं, देखिए दो तरीके हैं। एक तो तरीका है कि हम सीधा ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला है हम उसको अप्लाई कर दें, ठीक है। ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एक तो ये तरीका है, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, टोटल में से इनके ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको घटा दो तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी किया जा सकता है और दूसरे तरीके से भी, लेकिन ये वाला तरीका जो है थोड़ा लेंदी पड़ता है, वो वाला थोड़ा आसान पड़ता है, तो इसलिए हम उससे करते हैं, ठीक है। आप करना चाहें इससे भी कर सकते हैं। तो ये किसके बराबर आएगा, देखिए इसमें से हमें क्या करना है, अगर आपको ये कैलकुलेट करना है तो 1 में से घटा दो किसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ ए एंड नॉट हैपनिंग ऑफ बी, ठीक है। तो ये किसके बराबर आएगा 1 माइनस, देखिए प्रोबेबिलिटी अगेंस्ट ए कितनी थी 9/16, तो ये 9/16 आ जाएगी, गुना प्रोबेबिलिटी अगेंस्ट बी कितनी थी 5/12, तो ये 5/12 आ जाएगी,
जब आप इसे सोल्व करेंगे ये 192 आ गया, 192 माइनस 45 करेंगे 147 आ गया बटे 192। इसे जब आप सोल्व करोगे तो 3 चौक 12, 2 3 नम 27, 3 6 18, 3 चौक 12। ठीक है, ये हमारे पास क्या आई है, ये प्रोबेबिलिटी आई है। अब अगर हम इसे ऑड में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि हमें इसमें कन्वर्ट करना है, ऑड्स इन फेवर ऑफ ए यूनियन बी, तो ये वैल्यू जो है 49 ये तो आएगी ही। डिवाइड में नीचे क्या लिखा हुआ है, ये प्रोबेबिलिटी है, तो नीचे क्या लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स लिखी हुई है। लेकिन हमें क्या लिखनी है, हमें नॉन फेवरेबल आउटकम्स लिखनी है, तो इसमें से इसको घटा दो। जब आप इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आएगा अभी, 64 माइनस 49, 49/15, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर स्टडी द टेबल गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। A table showing the total number of people living in 5 different societies, the percentage of children and the ratio of men to women in these societies। तो ये हमें डाटा गिवन है, यहाँ से हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। देखते हैं क्या क्वेश्चंस है। देखिए इधर आपको बताना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल्स इन अपर्नम सोसाइटी। देखिए इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पीपल्स हैं वो कितने हैं, 1980। इसमें मेल कितने हैं, मेल हैं 65 आउट ऑफ टोटल कितने हैं, 65 प्लस 67 132 आउट ऑफ 132। लेकिन 33 1/3% यानी कि 1/3 हिस्सा तो बच्चों का है। तो अगर 1/3 हिस्सा बच्चों का है तो जो बाकी बच गया 2/3 उसमें क्या है, मेल और फीमेल है। उस 2/3 का है ये, तो 2/3। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, ये हमारे पास वैल्यू आ गई नंबर ऑफ मेल्स इन अपर्नम सोसाइटी। अब आपको बताना है फीमेल्स इन मधुबन सोसाइटी। फीमेल्स इन मधुबन सोसाइटी क्या होंगी, यहां पर ये कितना है अभी, ये 2400 है। ठीक है, इसमें फीमेल्स कितनी है, 39 है, डिवाइड बाय ये टोटल कितना है अभी, 84 है। और यहाँ पर 30% जो है ये है, इसका मतलब 30% का मतलब है 3/10, यानी कि 7/10 जो है वो मेल और फीमेल है। हमें क्या करना है, इन दोनों की रेशियो बतानी है, ये क्वेश्चन है। क्लियर है? इसे आप सोल्व कर देंगे तो आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। तो देखिए भी कैसे होगा, इधर ध्यान दें। इससे 66 आ गया, इसका ये 3 गुना तो ये 30 आ गया, 3 से ये 10 आ गया। ठीक है, इधर अगर हम देखें तो इससे कैंसिल हो गया, 7 से 12 कैंसिल हो गया, 12 दूनी 24, ये 20 आ गया। ठीक है, इधर 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, इधर 13 पंजे 65, 13 3 39 ये आ गया। तो शायद यही हमारे पास बच गया 5:6, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 5 तो इधर बचा है शायद, और इधर क्या बचा है, एक तो ये 2 बच गया, एक 3 बच गया, तो 5:6 ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसे करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर What is the average number of children in गोकुलधाम सोसाइटी, कलावती सोसाइटी एंड रंग महल सोसाइटी। एवरेज बतानी है, तो हम क्या करेंगे, टोटल एक बार देख लेते हैं कितना है, और फिर हम उसका एवरेज ले लेते हैं, डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो एवरेज आ जाएगी। तो देखिए इधर चिल्ड्रंस बताने हैं कितने हैं। देखिए गोकुलधाम में टोटल है 2700, और चिल्ड्रन कितने हैं 20%, यानी कि 1/5। कलावती में टोटल है 2100, और चिल्ड्रन कितने हैं 30%, यानी कि 30/10। रंग महल में कितने हैं भी, 1920 है, और चिल्ड्रन कितने हैं 1/4 है। ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस आ गए, डिवाइड बाय 3 कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसे सोल्व कर लेते हैं, आ जाएगा आसानी से आंसर। तो कितना आएगा, देखिए इधर ध्यान से, 5 से 5 5 25, 2 20, 5 चौक 20, 0, इधर इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, इधर इससे 4 चौक 16, 3 4 8 32 और 0। जब आप इसको 3 से भाग करोगे तो ये 180 आ जाएगा, प्लस इसको 3 से भाग करोगे 210 आ जाएगा, प्लस उसको 3 से भाग करोगे 160 आ जाएगा। इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो कितना आ गया अभी, 550, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इसे आप इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नंबर ऑफ मैन इन गोकुलधाम सोसाइटी। गोकुलधाम में है 2700, इसमें मैन और विमेन जो हैं 20% बच्चे हैं, तो 80% बचे, और इसमें से जो मैन है वो है 4, टोटल 9 में से। ठीक है, नंबर ऑफ मैन इन गोकुलधाम सोसाइटी इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन मधुबन। मधुबन में ये है 2400, और यहाँ पर चिल्ड्रन कितने हैं 30% है।
तो आपको बस ये बताना है कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू इससे कितने % ज्यादा है, बस आपको ये सोल्व करना है। कैसे होगा देखते हैं अभी। यहाँ पर 00 से ये 00 कैंसिल हो गई, इसके बाद 9 तिया 27, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ठीक है, रेशो में लिख लेते हैं इसको, कैंसिल कर सकते हैं इस तरीके से भी। उसके बाद अगर हम देखें 5 से 5 दूनी 10, ठीक है, 4 से ये 6 बार, इससे ये 3 बार, तो यहाँ पर 4 बचा, इधर 3 बचा। आपको बताना है कि ये जो 4 है ये इससे कितना ज्यादा है, तो ये 1 ज्यादा है बटे 3 और गुना में 100, तो ये हमारा परसेंटेज में आ जाएगा, यानी कि 33.33%, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए व्हाट इज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ विमेन इन रंग महल। रंग महल में विमेन कितनी है, 1920 टोटल है, इसमें से 75% यानी कि 3/4 जो हैं वो आदमी और औरतें हैं, और उनमें से जो औरतें हैं वो कितनी है, 5 12 में से, ठीक है, 5 12 में से, ठीक है। तो ये तो आ गई नंबर ऑफ विमेन इन रंग महल एंड कलावती सोसाइटी, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस बताना है। तो कलावती सोसाइटी जो है इसमें कितना है अभी 2100, और इसमें 70% है, और उसमें से 10 जो है 21 में से ये क्या है, फीमेल है, ठीक है। तो आपको इन दोनों का डिफरेंस बताना है। कैसे होगा देखिए ध्यान से, यहां से अगर हम वैल्यू देखें तो 3 से ये 4 आ गया अभी, ठीक है, 4 चौक 16, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 0 आ गया अभी। यहाँ पर अगर हम देखें 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 21 से ये 100 बार हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। इधर क्या बचा, इधर हमारे पास वैल्यू बची 12 पंजे 60, 600 आ गया, और इधर कितना आ गया 700 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस बताना है, कितना आ जाएगा अभी 100 आ जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर इसके बाद है चिल्ड्रन इन गोकुल धाम एंड अपरनम सोसाइटीज आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट % ऑफ द मैन एंड विमेन ऑफ द मधुबन सोसाइटी टुगेदर, ठीक है। चिल्ड्रंस जो हैं गोकुल धाम और अपरनम के 2700 का 20%, ठीक है, और अपरनम यानी कि 1980 का 1/3, ठीक है, ये चिल्ड्रन है। आर व्हाट % ऑफ मैन एंड वुमेन इन मधुबन सोसाइटी, मधुबन में कितने हैं 2400, और इसमें मैन और वुमेन कितने हैं 30% जो है वो बच्चे हैं, तो 70% जो है वो क्या है, वो यहाँ पर मैन और वुमेन है। तो ये जो वैल्यू है ये इस वैल्यू का कितने % है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, परसेंटेज में आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आपको बताना है कि ये लगभग किसके बराबर आएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो कैसे होगा देखिए इधर, यहां से हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 5 5 25, 2 20, 5 चौक 20, 0, इधर 3 6 18, 3 6 18, 0, यहां से तो ये आ गया, इधर इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद यहां से जो वैल्यू बच गई ये कितना आ गया 540 और 660, 1200 तो ये आ गया अभी, ठीक है, डिवाइड बाय नीचे कितना है अभी 24 गुना 70 और गुना में 100, ये हमारे पास वैल्यू है। 24 पंजे 120, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 500/7 आ जाएगा, तो 7 7 49, 1 10, 7 एकम 7, ठीक है, तो 71 पॉइंट, तो लगभग 5 ही मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 71.5%। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन है आउट ऑफ 85 चिल्ड्रन प्लेइंग बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस और बोथ, यानी कि जो टोटल हैं वो कितने हैं भी, टोटल हैं 85। द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द ग्रुप इज 70% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज। अगर हम इसमें बॉयज और गर्ल्स की बात करें तो जो गर्ल्स हैं वो बॉयज का 70% है, यानी कि अगर ये 100 हैं तो ये 70 है, यानी कि ये अगर 10 हैं तो ये 7 हैं, यानी कि इस रेशो में है ये। इस रेशो में अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये कितना आएगा अभी, ये 50 आ जाएगा और ये 35 आ जाएगा। क्लियर? यानी कि इतने लड़के हैं इतनी लड़कियां हैं। इसके बाद अब आगे हमें गिवन है द नंबर ऑफ बॉयज प्लेइंग ओनली बैडमिंटन इज 50% ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि इनमें से ओनली बैडमिंटन जो खेल रहे हैं वो कितने हैं, इसका 50% यानी कि 25। एंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज प्लेइंग बैडमिंटन इज 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज, और इसमें से अगर हम बैडमिंटन की बात करें तो ये कितने हैं, इसका 60% यानी कि 30। ये बैडमिंटन खेलते हैं, इसमें से ये कौन से हैं जो सिर्फ बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है, 25 ऐसे हैं। आगे बढ़ते हैं, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन
playing only table tennis is 40% of the total number of children, and a total of 12 children play badminton and table tennis both, the number of girls playing only badminton is, ये आपको कैलकुलेट करना है। देखिए ध्यान से, वेन डायग्राम से करते हैं, इधर ध्यान दें। देखिए मान लीजिए ये हमारे पास वेन डायग्राम है, ठीक है। इसमें ये जो है ये मान लेते हैं हम बैडमिंटन के लिए है, ये हम मान लेते हैं टेबल टेनिस के लिए, ठीक है। हमें गिवन है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्लेइंग ओनली टेबल टेनिस इज 40% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। जब आप इसका 40% कैलकुलेट करोगे, ठीक है, ओनली टेबल टेनिस, तो कितना आएगा? 34 आएगा। यानी कि सिर्फ टेबल टेनिस जो है वो 34 खेलते हैं। इसके बाद अ टोटल ऑफ 12 चिल्ड्रन प्ले बोथ, 12 जो है वो दोनों खेलते हैं, ठीक है। और अगर हम इसको और इंक्लूड कर लें तो ये टोटल आ जाएंगे, टोटल 85 है, जिसमें से ये कितने हो गए? ये हो गए हमारे पास 46 हो गए, ठीक है। अब अगर हम 85 में से ये 46 घटाते हैं तो कितने रह गए? 39। इसका मतलब ओनली बैडमिंटन जो है वो 39 है। और अगर हम बॉयज की बात करें, बॉयज ओनली बैडमिंटन वो कितने हैं? 25 हैं। तो इन 39 में से 25 लड़के हैं तो बाकी लड़कियां हैं, ठीक है। यही हमें कैलकुलेट करना है। तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं गर्ल्स कितनी आ जाएंगी जो सिर्फ बैडमिंटन खेलती हैं, -25, ठीक है। कितना आ जाएगा? 14। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इधर ध्यान दें सभी। देखिए क्वेश्चन है, if an article is sold at 59.5% of its current selling price, इसका जो करंट सेलिंग प्राइस है उसे 100 मान लेते हैं अभी। तो इसका 59.5% मतलब 59.5, ठीक है, यही आएगा। अगर इतने में बेचता है तो लॉस होता है। देखिए अगर आप यहां से लॉस कैलकुलेट करते हैं, मतलब सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करते हैं, तो अगर P% का लॉस हुआ है तो 100 माइनस P%, इतना लॉस हो गया अभी, इतना सेलिंग प्राइस हो गया, सॉरी, ठीक है। और अगर प्रॉफिट हुआ है 2P का, तो ये 100 प्लस 2P, ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। और पहले कंडीशन में वो 59.5 में बेच रहा है और दूसरी कंडीशन में वो करंट सेलिंग प्राइस यानी कि 100 में बेच रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। यहां से दोनों कंडीशन से हमने जो सेलिंग प्राइस है उसकी रेशो निकाल ली, क्लियर है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा। P की वैल्यू बतानी है तो आ जाएगी वहां से। देखिए इधर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें तो ये आएगा -100P बराबर, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 5950, और प्लस में इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 119P, ठीक है। ये इधर लाकर घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 4050 आ जाएगा। ये इधर जाकर ऐड हो जाएगा तो 219P बराबर 4050। यहाँ से P बराबर कितना आ जाएगा? 4050 और बटे 219, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर क्योंकि आपको अप्रोक्सीमेट आंसर बताना है, लगभग बताना है, तो आप यहाँ पर डिजिटल सम अप्लाई नहीं कर सकते, आपको इसे डिटेल में ही सोल्व करना होगा। तो करते हैं अभी। देखिए पहले 1 पर जाएगा, कितना बच गया? 186, 1860 हो गया। अब कितने पर जाएगा? अब 8 पर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 18.5 जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखें भी सभी। क्वेश्चन है, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेट ऑफ ₹6450 ड्यू इन 4 years एट 5% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट का। तो देखिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, इधर देखिए। यहां पर जो अमाउंट है, अमाउंट बोल सकते हैं आप, देय राशि बोल सकते हैं, तो ये हमें गिवन है 6450। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये हमें गिवन है 5%, टाइम जो है ये हमें गिवन है 4 years। इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बतानी है, ठीक है। कैसे होगा? देखिए 4 बराबर इंस्टॉलमेंट देनी है। मान लेते हैं चारों इंस्टॉलमेंट हमने 100 रुपए की दी है, चारों को हमने बराबर मान लिया। अगर हम अमाउंट की बात करें,
तो जो पहली इंस्टॉलमेंट है उस पर 5% से अगले 3 साल का इंटरेस्ट लगेगा। जो पहली इंस्टॉलमेंट है उस पर 5% से अगले 3 साल का जो इंटरेस्ट है वो हम इसमें ऐड करेंगे, तो इसका टोटल अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 5% और 3 साल का मतलब होगा 15%। तो 15 और जुड़ जाएगा तो 115 आ गया। जो अगली इंस्टॉलमेंट है उसमें 5% से 2 साल का यानी कि 10% जुड़ेगा तो 110 आ जाएगा। जो उससे अगली इंस्टॉलमेंट है उस पर 5% से अगले 1 साल का यानी कि 5% और जुड़ेगा तो ये आ जाएगा। और जो सबसे लास्ट इंस्टॉलमेंट है उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगना, क्योंकि लास्ट में तो पेमेंट करनी ही थी वैसे भी। ठीक है, तो ये सेम आ जाएगा 100। इस तरीके से अगर हम टोटल अमाउंट देखें तो ये आ जाएगा 430। यानी कि अगर आपको किसी को 430 रुपए चुकाने हैं तो उसे आप 100 रुपए की 4 बराबर इंस्टॉलमेंट देते हो। इसका मतलब एक इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की है? 100 रुपए की। लेकिन आपको जो पैसा चुकाना है वो चुकाना है ये, जो कि इसका 15 गुना है। तो ये भी 15 गुना हो जाएगा। तो यहां से जो इंस्टॉलमेंट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? वो 1500 रुपए की आ जाएगी। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट है, अ फ्लैट कैन बी परचेज्ड इन ए बिल्डिंग सोसाइटी फॉर, देखिए इसका जो मार्क प्राइस है वो कितना है? वो है 5 लाख रुपए। इतने रुपए का ये फ्लैट है, 5 लाख रुपए कैश पेमेंट। ठीक है, अगर आप कैश में करते हैं तो आपको इतने पैसे देने हैं। बट द कस्टमर पेज 54805 एज डाउन पेमेंट। आपने डाउन पेमेंट करी है, यानी कि किसी भी चीज को खरीदते समय जो आप कैश पेमेंट कर देते हो उसे क्या बोलते हैं? डाउन पेमेंट। और जो बच गया उसकी आपने इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्तें बनवा ली। ठीक है, तो यहाँ पर डाउन पेमेंट आपने जो करी है वो करी है 54805 की। तो यहाँ से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा? 10 में से 5 ये 5 आ जाएगा, 9 में से 0 ये 9, 9 में से 8, 9 में से 4 5, 9 में से 5 ये 4 और ये 4। ठीक है, चेक कर लेना भी कोई मिस्टेक ना हो। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये आ गया प्रिंसिपल। इसके बाद हमें क्या गिवन है? फिर हमें गिवन है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये है 20% पर एनम, लेकिन पेबल हाफ ईयरली है। तो हाफ ईयरली के हिसाब से अगर आप इसे बदलोगे तो ये हाफ हो जाएगी यानी कि 10% हो जाएगी। ठीक है, और 3 इक्वल, यहां पर लिखा हुआ है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, वैसे यहां पर लिखना चाहिए था 3 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, एग्जैक्ट स्टेटमेंट ये होगी। तो ये हाफ ईयरली में ही है, यानी कि टाइम जो हमें दे रखा है वो हमें हाफ ईयरली में ही दे रखा है, ये हमें ईयर्स में नहीं दे रखा। अगर ये ईयर्स में दे रखा होता तो हम इसे डबल करते। ठीक है, लेकिन अभी ये हाफ ईयरली में ही दे रखा है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या बताना है? हमें बताना है टोटल जो आपने इंटरेस्ट पे किया है वो आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, टोटल जो आपने इंटरेस्ट पे किया है इसके लिए ये आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे होगा? देखिए इधर सभी ध्यान से। चलिए देखिए, तो यहाँ पर 3 हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग ये जो 10% है इसे मैं 1/10 लिख सकता हूँ। तो हम लिखेंगे कि पहले साल में क्या होगा? 10 से 11। दूसरे साल में क्या होगा? 100 से 121। तीसरे साल में क्या होगा? 1000 से और 1331। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज आएंगी। पहले साल में जो होगा 10 से 11 होगा, दूसरे में 100 से 121 और इसमें 1000 से 1331। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर अगर हम इंटरेस्ट देखें तो 1 रुपए का, यहाँ पर अगर इंटरेस्ट देखें तो 21 रुपए का, यहाँ पर अगर इंटरेस्ट देखें तो 331 रुपए का। क्लियर है? अब देखिए बराबर इंस्टॉलमेंट है तो पहले इक्वल कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे सोल्व करेंगे। देखिए इधर, इसके लिए मैं इसको 11 गुना कर रहा हूँ, इसको 121 गुना कर रहा हूँ, तो ये भी 121 गुना हो जाएगा और ये भी 11 गुना हो जाएगा। अगर आप इनको ऐड करते हैं, यहाँ पर क्या है? प्रिंसिपल है, यहाँ पर क्या है? इंस्टॉलमेंट है।
अगर आप इन्हें ऐड करेंगे तो 1210, 1100 और 1000, ये 3310 आ जाएगा। क्लियर है। अगर हम बात करें इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट कितना आएगा? जब ये 121 गुना हुआ तो ये भी 121 गुना हो गया, ठीक है, तो 121 ये प्लस, जब ये 11 गुना हुआ तो ये भी 11 गुना हो गया, तो ये कितना आ जाएगा? 231 आ जाएगा, फिर प्लस, और ये कितना है? 331 है। जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 683। ये कितना आ गया? ये क्या आ गया? ये ब्याज आ गया, हमारा इंटरेस्ट आ गया। इसका मतलब अगर आपको इतने चुकाने हैं तो आप ब्याज दोगे इतना, लेकिन आपको चुकाने हैं कितने? आपको चुकाने हैं इतने, ठीक है। तब आपको बताना है कि आप कितना ब्याज दोगे, ठीक है। आपको इतने चुकाने हैं तब आप कितना ब्याज दोगे। तो हम ये कहेंगे अगर इसकी वैल्यू ये है तो इसकी क्या होगी, ये बताना है, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 445195 डिवाइड बाय 3310 और मल्टीप्लाई विद, किससे मल्टीप्लाई करें? 683 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए अगर हम डिजिटल सम अप्लाई कर लें, क्योंकि कैलकुलेशन लेंदी हो सकती है, तो डिजिटल सम देखते हैं। देखिए इधर 3 और 3 6 और 1 7, 7 है तो इसको हटाओ, 4 गुना कर दो ऊपर। अब डिजिटल सम अगर चेक करें तो 4 और 5 9, 9 5 और 4 9, यहाँ से तो 1 बचा। इधर 6 और 3 9, ये हट गया, 1 गुना 8 8, 8 चौक 32, उससे 5, तो डिजिटल सम जो है वो 5 आ गया। ऑप्शन में चलते हैं जिसमें डिजिटल सम 5 आ गया, वही हमारा आंसर है, ठीक है। तो देखिए इधर इसमें अगर हम देखते हैं इस ऑप्शन में, तो यहाँ पर क्या है? 9 हट गया अभी, 5 और 5 10 और 8 18, ये भी हट गया, 7 और 3 10, तो इसका 1 है, ये हट गया। अभी हमें कितना चाहिए? 5। इसको अगर हम देखें 6 और 3 9, 8 और 1 9, 5 और 2 7, इसका 7 है, तो ये भी हट गया अभी। इधर अगर देखें 6 और 3 9, 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 और 8 24, इससे 6 आएगा, ये भी हट गया। 9 8 और 1 9 9, इससे कितना आ गया? इससे 5 आ गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है। तो डिजिटल सम की हेल्प से आप इसे आसानी से कर सकते थे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर 5 साल पहले ए और बी की जो रेशो थी, एज की रेशो, ये थी 4:5, और 5 साल बाद जो रेशो थी ये थी 6 और 7। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर भी रेशो में 2 का इंक्रीमेंट, यहाँ पर भी 2 का इंक्रीमेंट। और अगर हम ईयर्स में बात करें तो प्रेजेंट से ये 5 साल पहले की है और प्रेजेंट के ये 5 साल बाद की है, तो 10 साल का गैप हो गया। तो अगर 2 की वैल्यू 10 है तो 1 की वैल्यू 5, और अगर 1 की वैल्यू 5 है तो 4 की वैल्यू 20 और 5 की वैल्यू 25। तो ये हमारे पास इनकी एज आ चुकी है, लेकिन ये 5 साल पहले की है। अगर हम प्रेजेंट पर आए तो हमें 5 5 इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो ये आ गई 25 और ये आ गई 30। क्लियर है। ये हमारे पास इनकी प्रेजेंट एज आ चुकी है। अब क्या बताना है? सी इज 10 ईयर्स यंगर देन बी। सी जो है वो बी से 10 साल छोटा है, तो अगर हम इसमें से 10 कम कर दें तो कितना आ गया? अभी इसमें 20 आ गया। ये हमारे पास किसकी एज आ गई? सी की एज आ गई, ठीक है। आपको क्या बताना है? व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए टू दैट ऑफ सी। आपको बताना है ए और सी की प्रेजेंट एज की रेशियो क्या है। तो देखिए ए की जो एज है वो 25 है और सी की जो है वो 20 है, तो 5 5 25 और 5 चौक 20, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दें इधर। इसमें क्या गिवन है? देखिए एन जो है वो एक नेचुरल नंबर है, तो फिर ये भी एक नेचुरल नंबर होगा। चेक करते हैं। एन इंटू एन स्क्वेयर प्लस 2 और डिवाइड बाय 3। एन जो है ये हमें गिवन है कि ये एक नेचुरल नंबर है, ये एक प्राकृतिक संख्या है। कोई वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। मान लीजिए हमने एन को जो है यहाँ पर 1 रख लिया। अगर हम एन को 1 रखते हैं तो ये जो वैल्यू आएगी ये किसके बराबर आएगी? ये आ जाएगी 1। ये 1 और 2 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू भी 1 ही आ जाएगी, जो कि नेचुरल नंबर है। तो ये बात तो सही है, पहला ऑप्शन ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? m जो है वो एक ऑड इंटीजर है। आपको बताना है m की पावर 4 प्लस 4m स्क्वेयर प्लस 11 डिवाइड बाय 16, ये भी एक इंटीजर आएगा। ये आपको कैलकुलेट करना है, चेक करना है। देखते हैं, वैल्यू रखते हैं कोई भी। मान लेते हैं m की वैल्यू 1 रख लेते हैं अभी। अगर आप यहाँ पर 1 रखते हो, क्योंकि 1 क्या है? ऑड इंटीजर है, तो अगर हम ये वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये 1 और 4 5 और 11 16, 16 बटे 16 1 आ गया, और ये भी क्या है? ये भी एक इंटीजर ही है, ठीक है। तो ये भी सही है, यानी कि दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, बोथ 1 एंड 2, दोनों ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं,
देखिए इधर देखिए जब आप इस तरह का क्वेश्चन करते हैं तो ये जो क्वेश्चन है ये आप किस तरीके से कर सकते हैं वो सुनिए एक बार, थोड़ा सा इसके बारे में मैं डिटेल में बता देता हूँ। अगर मान लीजिए आपको इस तरीके से गिवन है 1/1 × 3 प्लस 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7, ठीक है, मान लीजिए ऐसे गिवन है। यह आपको गिवन है 1/1 × 2 × 3 प्लस 1/2 × 3 × 4 प्लस 1/3 × 4 × 5, ठीक है, ये आपको गिवन है मान लीजिए। या फिर आपको क्वेश्चन दिया गया 1/1 × 2 × 3 × 4 प्लस 1/2 × 3 × 4 × 5, ठीक है, प्लस में 1/3 × 4 × 5 × 6, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन है, कैसे करना है सुनिए ध्यान से। अगर मान लीजिए यहां पर 4 वैल्यू हैं तो इधर से पहली 3 और इधर से आखिरी 3। अगर 3 है तो पहली 2 और आखिरी 2, और अगर 2 हैं तो पहली और आखिरी। इनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस लिख दो, ठीक है। देखिए इधर इसका रेसिप्रोकल का डिफरेंस 1/1 माइनस 1/7, ठीक है। इधर इसका रेसिप्रोकल 1/2, ये कितना है 2, तो 1/2 माइनस ये कितना है 20, तो 1/20। ये कितना है 6, तो 1/6 माइनस ये कितना है 120। क्लियर है? तो पहले आप इसे इस तरीके से लिख दो। उसके बाद क्या करना है, एक पॉइंट और इसमें बस ध्यान रखना है, यहां पर पहली वैल्यू है 1 और आखिरी वैल्यू है 4, तो इनका जो गैप है इन दोनों वैल्यूज का ये 3 का है, और ऊपर लिखा हुआ है 1। इसे 3 बनाना है, इसे 3 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, उसी 3 का रेसिप्रोकल यहां पर मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। यहां पर पहली वैल्यू 1, यहां पर आखिरी वैल्यू 2, सॉरी 3, इनका गैप 2 का है, इसे 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, उसी का रेसिप्रोकल आप यहां पर बाहर मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहां पर पहली वैल्यू 1, दूसरी वैल्यू 3, गैप जो है वो 2 का है, ऊपर 1 है, तो इसके लिए भी 1/2 से, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस तरह के जो क्वेश्चन हैं इन्हें डायरेक्ट कर सकते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या है, पहली 2 यानी कि 1/2 माइनस आखिरी 2 यानी कि 1/9900, ठीक है भाई। पहली 2 में तो ये आ जाएगा और आखिरी 2 में ये आ जाएगा। क्लियर है? इसके बाद अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इनका जो गैप है, यहाँ पहली वैल्यू 1 है, यहाँ आखिरी वैल्यू 3 है, तो गैप जो है वो 2 का है, ऊपर 1 लिखा हुआ है, तो 1 को 2 बनाने के लिए 2 गुना करोगे, उसी का रेसिप्रोकल जो है वो बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, इधर एलसीएम जो है वो 9900 आ गया, इधर 2 चौक 8, 1 कितना बच गया अभी 19, 2 9 18, 1 2 5 10 और 0 माइनस 1, तो यहाँ से कितना आ गया 4949 और डिवाइड बाय 19800, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो आप इसे इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इधर ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है, देखिए a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है उसका फॉर्मूला लगा हुआ है, क्या किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ठीक है, उसके बराबर होता है। वही फॉर्मूला हमें यहाँ पर अप्लाई करना है, तो कैसे होगा देखिए इधर, यहाँ से अगर आप कंपेयर करते हैं, इसको इधर कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ जाएगी 2 के, बी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी √3 के, और सी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी √2 के। आपको जो बताना है, आपको बताना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ठीक है, तो ये किसके बराबर आ गया 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 ही लिख लेते हैं, प्लस इधर √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, 2 का ये 2 आ जाएगा, तो 4 और 6 कितना आ गया 10, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है उससे ये डायरेक्ट एक सिंपल क्वेश्चन था, इस तरीके से आप इसको करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमें वैल्यूज गिवन है साइन 10 से लेकर और साइन 360 तक, ठीक है, इन सभी वैल्यूज का हमें सम कैलकुलेट करना है। तो कैसे होगा देखिए इधर सभी, देखिए यहाँ पर है साइन 10 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, ठीक है, प्लस इस तरीके से हम चलते रहेंगे, और लास्ट में जो आएगा हमारे पास
साइन 350 डिग्री आएगा, फिर साइन 360 डिग्री आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज आएंगी। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो कैसे होगा, देखिए ध्यान से। यहां पर है साइन 10, यहां पर है साइन 350। ये जो वैल्यू है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 360 और माइनस में 10, और साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, तो ये माइनस साइन 10 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये जो माइनस साइन 10 है ये प्लस साइन 10 से कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही इससे पहले क्या होगा, साइन 340 होगा, उसे जब कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, साइन माइनस में साइन 20 आएगा, वो इससे कैंसिल हो जाएगा। इससे पहले क्या होगा, साइन 330 होगा, उसे जब कन्वर्ट करोगे तो माइनस में साइन 30 आएगा, वो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से टर्म्स जो है कैंसिल होती रहेंगी। कौन सी टर्म कैंसिल होंगी, जिनका सम 360 है। ठीक है, 10 350 से कैंसिल, 20 340 से, 30 330 से, इस तरीके से। सिर्फ दो टर्म बचेंगी, कौन कौन सी, एक तो बचेगा साइन 180 और एक बचेगा साइन 360, और दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही जीरो होते हैं। तो क्या आंसर आ गया, जीरो आ गया। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसका डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। वैसे आप इसका आंसर इसके ग्राफ से भी दे सकते हैं, क्योंकि ग्राफ से जब आप देखोगे तो जो पहले दो क्वाड्रेंट होते हैं उसमें पॉजिटिव वैल्यू आती है, और जो अगले दो क्वाड्रेंट होते हैं उसमें वही वैल्यू नेगेटिव आती है। तो वही पॉजिटिव से नेगेटिव सारी कैंसिल हो जाएंगी, जीरो आंसर आ जाएगा। क्लियर है? या फिर आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर, HCV are respectively the height, curved surface area and volume of a cone. Then find the value of this. ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। कैसे होगा, देखिए यहाँ पर 3 पाई वी एच क्यूब प्लस 9v स्क्वेयर की वैल्यू बतानी है। तो इसे अब सोल्व करेंगे। वॉल्यूम क्या होती है, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, ये होती है, इंटू एच क्यूब प्लस 9 इंटू वी स्क्वेयर का मतलब है 1/3, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/9 आ जाएगा, इंटू पाई उसका स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर यानी कि आर की पावर 4 आ जाएगा, और इंटू में एच यानी कि एच स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो देखिए इसमें क्या टर्म्स जो है वो कैंसिल होंगी। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच रेज टू दी पावर 4 प्लस पाई स्क्वायर आर रेज टू दी पावर 4 एच स्क्वायर। इसमें से हमारे पास ये जो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और एच स्क्वायर है ये कॉमन आ जाएगा, इधर क्या बचेगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बच जाएगा, और ये किसके बराबर होता है, ये एल स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये क्या आ जाएगा, पाई आर एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, और एच स्क्वायर, और ये क्या होता है, कर्ड सरफेस एरिया, और कर्ड सरफेस एरिया क्या दे रखा है, सी दे रखा है, तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर एच स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर आपको बताना है मीन डेविएशन अबाउट मोड फॉर द फॉलोइंग डाटा। देखिए डाटा हमें क्या गिवन है, ये डाटा हमें गिवन है 7 4 10 9 15 12 7 9 और 7। ठीक है, ये हमारे पास कोई वेरिएबल है, मान लो x, इसकी वैल्यूज गिवन है। अगर आप मोड कैलकुलेट करते हैं तो मोड क्या होता है, मोड होता है वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार आई है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, वो मोड होता है, बहुलक होता है। तो सबसे ज्यादा बार कौन है इसमें, 7 है, तो मोड जो है वो 7 आ गया। क्लियर है? अब आपको क्या कैलकुलेट करना है इसमें, मोड ऑफ x माइनस मोड। ठीक है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी कि आपको डेविएशन देखना है वेरिएबल की हर एक टर्म का मोड से। इसका और इसका कितना है, 0, इसका और इसका 3, फिर 3, फिर 2, फिर 8, फिर 5, फिर 0, फिर 2, फिर 0, ये आ गया। अगर आप मीन डेविएशन कैलकुलेट करते हैं तो ये किसके बराबर होगी, सिग्मा x माइनस मोड डिवाइड बाय n, इसके बराबर होगी। यानी कि इन सबको ऐड करना होगा, तो 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 और 5 21, 21 और 2 23, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, कितना आ गया अभी, 9 दूनी 18, कितना बच गया, 5 50, 9 पंजे 45। ठीक है, फिर 5 9 पंजे 45, तो लगभग इसके बराबर। क्लियर है? तो ये हमारा आंसर होगा। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं मीन डेविएशन अबाउट मोड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर यहां पर हमें गिवन है 5p माइनस 9q का जो स्केयर है, और प्लस में 7q माइनस 2r का जो स्केयर है, ये 0 के बराबर है। आपको बताना है पी क्यू और आर की रेशो क्या होगी, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये कैसे हो सकता है देखिए
यहाँ पर हमें कोई वैल्यू है जिसका स्क्वायर करना है, यहाँ पर भी कोई वैल्यू जिसका स्क्वायर करना है, और इन्हें ऐड करने पर 0 आना चाहिए। आपको पता है कि किसी भी वैल्यू का जो स्क्वायर होता है वो एक पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव तो हो नहीं सकती, ठीक है। फिर नेगेटिव में नहीं जा सकती, माइनस में नहीं जा सकती, ठीक है। लेकिन क्या हो सकती है, अगर हमें इन दोनों का सम जो है अगर हमें वो 0 करना है तो ये तभी पॉसिबल है कि ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए, तभी ये सम 0 आ सकता है। तो अगर हम इसको 0 बनाते हैं, अगर मान लो ये वैल्यू 0 है, तो यहाँ से तो 5p माइनस 9q ये 0 आ जाएगा, और यहाँ से 5p जो है वो बराबर किसके आ जाएगा, 5p जो है ये 9q के बराबर आ जाएगा। ऐसे ही जब इसको 0 रखोगे तो 7q माइनस 2r जो है ये 0 के बराबर, तो यहाँ से 7q जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 2r के बराबर। यहाँ से आप लिख सकते हैं p रेशो q जो है ये 9:5 आ जाएगी, और यहाँ से आप लिख सकते हैं q रेशो r जो है ये 2:7 आ जाएगी। अगर आप इनकी कंबाइंड रेशो कैलकुलेट करते हैं तो ये आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो कंबाइंड रेशो आ जाएगी पी क्यू और आर की, वो क्या आ जाएगी, 9 गुना 2 18, 2 गुना 5 ये 10, और 5 गुना 7 ये 35, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये था आपका आज का टेस्ट, ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आज हम इतना ही करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।